नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार सलूजा शासकीय महाविद्यालय लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत आधुनिक गद्य साहित्य की कहानी पुरस्कार की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुरस्कार कहानी के रचयिता या रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 को सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान है काशी, जिसका बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही हुई एवं स्वाध्याय या घर में इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इनका जीवन संघर्षमय था। जब इनकी अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी तब इनके सर से पिता का साया उठ गया और उसके 2 वर्ष के बाद इनकी माता भी स्वर्ग सिधार गई। जब ये 17 वर्ष के हुए तो इनके भाई का भी देहावसान हो गया। इस स्थिति में घर की संपूर्ण जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर आ गई और इन्होंने इस संघर्षमय या विकट स्थिति में अपने जीवन को और अपने परिवार को संभाला और इन्होंने साहित्य साधना के साथ ही साथ अपना जो पारिवारिक व्यापार था उसे भी चालू रखा। सन 1937 में 47 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो गया। अब हम इनके कृतित्व पर जाते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे महान कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार के साथ ही साथ महान कवि भी थे। उनकी कामायनी जो रचना है वो विश्व प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम हम उनके काव्य पर जाते हैं। उनका काव्य है कानन कुसुम, झरना, आंसू, करुणालय, प्रेम प्रतीक आदि। उनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री आदि। उनके 5 कहानी संग्रह हैं। इसमें लगभग 72 कहानियों को संग्रहित किया गया है। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती। अब हम पुरस्कार कहानी की तात्विक समीक्षा की ओर जाते हैं। पुरस्कार कहानी के तात्विक समीक्षा के पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूँ कि पुरस्कार कहानी वास्तव में प्रेम एवं कर्तव्य के संघर्ष की कहानी है। इसमें इस कहानी की नायिका मधुलिका के प्रेम एवं कर्तव्य को उभारा गया है। वह प्रेम एवं कर्तव्य में से संघर्ष करती है। इस दौरान उसके अंतर्द्वंद या उसके मनोभाव को बहुत ही व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। कहानी के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं: कथानक या कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो कथा वस्तु में हम यह देखते हैं कि जो पुरस्कार कहानी है वह वास्तव में ऐतिहासिक धरातल पर लिखी हुई कहानी है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ ही साथ कल्पना का भी सुंदर समन्वय किया गया है। अर्थात ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखकर महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने कल्पना का भी भरपूर प्रयोग किया है। इस कहानी की नायिका मधुलिका है, जो इन दृश्यों के दौरान
उसका परिचय पाठकों से होता है। कौशल प्रदेश में इंद्रोत्सव का आयोजन होता है। उस दौरान राजा को एक दिन का कृषक बनना रहता है और राजा जिस किसी की भी भूमि को अधिग्रहित करता है वह उसमें एक दिन के लिए हल चलाता है। तो इस इंद्र उत्सव में मधुलिका की भूमि का चयन किया गया था। मधुलिका कौशल प्रदेश के सेनापति सिंहमित्र की पुत्री है जो स्वाभिमानी है। इस दौरान मगध देश के राजकुमार अरुण से उसका सामान्य परिचय होता है। अरुण उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसे प्रणय निवेदन करता है, परंतु मधुलिका उस समय उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है। कहानी के मध्य भाग में आपत्ति के समय पुनः अरुण का मधुलिका से मुलाकात होता है और उस समय वह मधुलिका उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लेती है। कहानी में इस दौरान यह बताया गया कि मधुलिका को जो अरुण रहता है, जो अपने देश से मगध देश से राजद्रोह के कारण निष्कासित होना पड़ता है, वह कौशल में प्रदेश में आक्रमण करना चाहता है और मधुलिका से सहायता लेता है और मधुलिका भी राजरानी बनने के लोभ में उसकी सहायता करने को तैयार हो जाती है अरुण। परंतु जब मधुलिका को यह आत्मज्ञान होता है या यह आत्मग्लानि होती है कि उसके पिता अपने देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं और वह स्वयं अपने देश को संकट में की ओर ले जा रही है और देश के शत्रु अरुण का साथ दे रही है, तो इस अंतर्द्वंद से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप वह राजा को अरुण के द्वारा आक्रमण की सूचना देती है। सूचना मिलने पर अरुण को बंदी बना लिया जाता है और जब राजा उसको अर्थात मधुलिका को पुरस्कार देना चाहते हैं तब वह पुरस्कार के रूप में अपने प्रेमी के साथ ही साथ स्वयं के लिए भी मृत्यु दंड की या प्राण दंड की मांग करती है। इस तरह इसका कथानक पूर्ण होता है। इस कथानक में यह बताया गया है कि वास्तव में जो मधुलिका है वह अपने प्रेम जितने शिद्दत से अपने प्रेम का निर्वहन करती है उतनी ही शिद्दत से अपने राष्ट्र प्रेम का भी निर्वहन करती है। अब हम चलते हैं पात्र या चरित्र चित्रण में। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। सर्वप्रथम इस कहानी की नायिका मधुलिका, द्वितीय अरुण, तृतीय कौशल प्रदेश के राजा। अब हम मधुलिका के बारे में चर्चा करते हैं। इस कहानी में मधुलिका के प्रेम, कर्तव्यबोध, स्वाभिमान, उसका द्वंद्व आदि को लेखक ने बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रित किया है। इसके अलावा अरुण के शौर्य, आदर्श प्रेमी, अति महत्वाकांक्षी स्वरूप को चित्रित किया गया है। इसके अलावा कौशल प्रदेश के राजा की प्रजावत्सलता को चित्रित किया गया है। अब हम संवाद या कथोपकथन में पहुंचते हैं। इस कहानी में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद के माध्यम से ही कथा वस्तु निरंतर गतिमान रहती है। संवाद के कारण ही जो पाठक हैं वह इस कहानी को पढ़कर रस से परिपूर्ण हो जाते हैं, अर्थात भाव विभोर हो जाते हैं। कहानी के जो संवाद है वो पात्रों के अनुरूप और भावों के अनुरूप है। संवादों में कहीं छोटे वाक्य, कहीं बड़े वाक्य का प्रयोग किया गया है। आवश्यकता अनुसार संवाद प्रक्रिया में संवाद को आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए लेखक ने इसमें मुहावरे या लोकोक्ति का भी प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं देश काल या वातावरण में।
किसी भी रचना का जो भी साहित्यकार होता है या जो रचनाकार होता है वह देश काल या वातावरण को ध्यान में रख कर ही रचना का लेखन करता है। इस कहानी में भी जयशंकर प्रसाद ने देश काल या वातावरण का बखूबी प्रयोग किया है। जैसा कि हम पूर्व से ही परिचित हैं कि देश काल या वातावरण के मामले में जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में कोई सानी नहीं है। नाटकों के क्षेत्र में उन्होंने ऐतिहासिक परिदृश्य को लिया है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उन्होंने अपने नाटकों में प्रयोग किया है। उसी तरह इस कहानी में भी ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें इंद्र उत्सव के माध्यम से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है। मधुलिका की सुंदरता को चित्रित किया गया है और मधुलिका की सुंदरता के साथ ही साथ उसकी अभावग्रस्त पूर्ण जिंदगी को दिखाने के लिए मधुलिका की झोपड़ी का भी चित्रण किया गया है। आपत्ति काल में घनघोर वर्षा का चित्रण किया गया है। घनघोर वर्षा सामान्यतः संकट की सूचक होती है। काले काले बादल छाए रहते हैं, बादल गरजते रहते हैं। ऐसी पृष्ठभूमि में लेखक ने आपत्ति काल का चित्रण किया है। तो देश काल या वातावरण की दृष्टि से यह कहानी सर्वथा उपयुक्त है। अब हम भाषा शैली की ओर जाते हैं। किसी भी रचना का सफल होना या प्रभावी होना या आकर्षक होना भाषा या शैली के ऊपर निर्भर करता है। जयशंकर प्रसाद की भाषा सामान्यतः संस्कृत निष्ठ होती है। इसमें भी जयशंकर प्रसाद ने परिमार्जित एवं परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया है। मानक भाषा का प्रयोग हुआ है। पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो कवि हृदय रहता है या कवि हृदय जो भी व्यक्ति या रचनाकार रहता है उसकी भाषा में काव्यात्मकता का गुण स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसमें कहानी में यह देखते हैं कि भाषा कई जगह काव्यात्मकता का रूप धारण किए हुए है जो लेखक की कवि रूप को भी चित्रित करता है। भाषा में आवश्यकतानुसार तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम इसके उद्देश्य की ओर चलते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है। किसका अंतर्द्वंद? प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है। इसमें इस अंतर्द्वंद के माध्यम से लेखक अपने उद्देश्य को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं। इस कहानी में यह बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर या व्यक्तिगत प्रेम के कारण राष्ट्र प्रेम को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। अर्थात राष्ट्र प्रेम ही सर्वोच्च होता है। इसके अलावा इसमें जैसा कि अन्य सभी लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के पोषक रचनाकार या कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अतीत गौरव का गुणगान किया है। तो इसमें भी मधुलिका जो कि स्त्री पात्र है उसके माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, अतीत गौरव का गुणगान ही किया गया है। अब निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी के तत्वों के आधार पर पूर्णतः सफल है। धन्यवाद।